आज हम मध्यकालीन भारत, जो कि राजस्थान के विश्वविद्यालयों में एक पेपर है, इस पेपर पर डिस्कस करेंगे। इसके बारे में इसका जो शुरुआती दौर है, इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत क्या है। मध्यकालीन भारत के बारे में हम जानकारी लेंगे और इसको हम करीब करीब 2 वीडियोस में इसके सामान्य परिचय की बात करेंगे कि मध्यकालीन भारत। सामान्य रूप से आप सबने सुना है कि भारत के इतिहास को हम 4 भागों में बांटते हैं, जिसमें प्राचीन भारत है, मध्यकालीन भारत है, आधुनिक भारत है और समकालीन भारत है। ये 4 भाग हम करते हैं। तो मोटे तौर पर 8वीं शताब्दी से लेकर के 12वीं शताब्दी के बीच में मध्यकाल में रूपांतरण होता है प्राचीन काल का, इसलिए इसको पूर्व मध्यकाल कहते हैं। एक बात अक्सर आती है कि हम मध्यकाल को परंपरागत रूप से लोगों ने मुस्लिम काल कहा। यहाँ पे हमने टॉपिक में भी लिखा है कि इस्लाम एंड इंडिया, यानी प्राचीन काल से जब रूपांतरण हुआ तो ऐसा एक्सप्लेनेशन किया गया इतिहास का, ऐसा इंटरप्रिटेशन किया गया कि ये मुस्लिम काल हो गया। इस कारण से हमें इस्लाम को पढ़ना पड़ता है। लेकिन दरअसल ये इसलिए आया है क्योंकि जब मध्यकाल की बात करते हैं तो ज़्यादातर जो इतिहास लेखन है वो मुस्लिम इतिहासकारों ने किया, और जो कि खास करके दरबारी होते थे, इसलिए उनके इतिहास लेखन पर ज़्यादा फोकस हुआ। और एक किताब आई जिसका नाम था हिस्ट्री ऑफ इंडिया एज टोल्ड बाय इट्स ओन हिस्टोरियंस। ये इलियट एम डाउसन की किताब थी। उन्होंने इस्लाम पर बल दिया, इस कारण से बाद के मानने वालों ने किया कि ये तो इस्लामिक काल है या मुस्लिम काल है। एक नाम और आता है जिसको हम जेम्स मिल कहते हैं। उन्होंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया जो लिखी, उसमें उन्होंने भारत के इतिहास को 3 भागों में बांट दिया, हिंदू काल, मुस्लिम काल और ब्रिटिश काल या आधुनिक काल। तो यहाँ उन्होंने मुस्लिम काल कह दिया। तो सवाल ये पैदा होता है कि क्या इस काल में इस्लाम ही इस्लाम था या मुस्लिम ही मुस्लिम थे? इस बात को लेकर के, इसकी वैज्ञानिकता को लेकर के विचार विमर्श हुआ, बहस हुई, और ये माना गया कि अब इसको इस्लामिक काल, मुस्लिम काल या मोहम्मडन पीरियड्स, आप पुरानी किताबों में देखेंगे तो वहाँ पे मुस्लिम काल या मोहम्मडन पीरियड्स इस नाम से लिखा होता है। लेकिन आजकल हम इसको मिडिवल इंडिया या मध्यकाल कहते हैं। लेकिन क्योंकि मध्यकाल में एक बहुत ही महत्वपूर्ण फीचर्स इस्लाम का रहा, इस कारण से हम इस्लाम को बीच में लेकर चलते हैं, इस्लाम के बारे में जानकारी लेने का प्रयास करते हैं। सामान्य रूप से जब हम मध्यकालीन भारत की बात करते हैं तो इसके हम 4 डायमेंशन देख सकते हैं। पहला डायमेंशन ये है कि मध्यकाल में इस्लाम अगर यहाँ पर आया तो इस्लाम के आगमन की प्रक्रिया क्या थी। इस्लाम के आगमन की प्रक्रिया हम इस रूप में देख सकते हैं कि एक तो ये सबसे पहले यहाँ पे अरब्स आए 7वीं 8वीं शताब्दी में, फिर टर्क्स आए, फिर भारतीय परिस्थितियाँ क्या हैं। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर मुसलमान आ रहे हैं तो यहाँ पे भारतीय राजवंश पूरी तरह से समाप्त हो गए हैं या भारतीय राजवंश है ही नहीं। भारतीय राजवंश, हम जब राजपूत राजवंशों की बात करते हैं तो हमारे पास उसकी एक लंबी श्रृंखला है। इसी क्रम में हम ये देखने का प्रयास करते हैं कि इस संदर्भ में इंडियन सिनेरियो, भारतीय परिदृश्य क्या कहता है। मोटे तौर पर ये बोल दिया जाता है कि इस्लामिक काल, लेकिन नहीं, भारतीय परिप्रेक्ष्य क्या है, भारतीय पक्ष क्या है। उसके बाद एक बात आती है कि ये वेस्टर्न एशिया यानी पश्चिम एशिया और जो सेंट्रल एशिया है, मध्य एशिया है, यहाँ की परिस्थितियाँ क्या हैं। क्योंकि अरब्स आए तो पश्चिम एशिया से आए और टर्क्स आए तो वो सेंट्रल एशिया से आए। इन लोगों ने किस तरह से प्रभावित किया और उस काल में दुनिया की स्थितियाँ क्या थी, किस तरह से मंगोल साम्राज्य का उदय होता है, उसका विस्तार होता है, किस तरह से ख्वारिज्म साम्राज्य आता है। तो अगर हम इतिहास को केवल भारतीय दृष्टि से देखने की कोशिश करेंगे या केवल इस्लाम से देखने की कोशिश करेंगे तो हम उसकी सही समझ डेवलप नहीं कर पाएंगे। तो ये 3 पक्ष हैं जिनके आधार पर हमको बात करनी है। तो जो पहला पक्ष आता है वो भारतीय पक्ष आता है। तो जब पूर्व मध्यकाल की बात आती है तो वहाँ पर हमारे खास करके उत्तर भारत में राजपूत राजवंश हुआ करते थे, जिनकी एक परंपरागत भारतीय प्रणाली शासन करने की थी, प्रशासन करने की थी और सांस्कृतिक जीवन की थी। इसी प्रकार से जब हम इसमें दक्षिण भारत में जाते हैं तो दक्षिण भारत में हमें चोल मिलते हैं, राजपूट्स मिलते हैं और अन्य राजवंश मिलते हैं। तो ये पूरा भारतीय परिदृश्य था। भारत उस वक्त भी सांस्कृतिक रूप से, आर्थिक रूप से एक मजबूत क्षेत्र था
और इसीलिए कहा जाता है कि जो इस्लाम के आक्रमण हुए वो आक्रमण उनमें एक आर्थिक कारण भी बड़ा कारण था। अब इस परिप्रेक्ष्य में हम इस मध्यकाल को, सबसे पहले इसके हम काल विभाजन की बात करते हैं। इस काल विभाजन को मोटे तौर पर हम लगभग 1200 से लेकर के और 18वीं शताब्दी तक का मानते हैं। 12वीं शताब्दी से लेकर के 18वीं शताब्दी तक मानते हैं, यानी जब मोहम्मद गोरी और उसके उत्तराधिकारी जो थे ऐबक, उन्होंने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की, जिसे दिल्ली सल्तनत कहा गया। एक बात ये आती है। उसके बाद हम देखते हैं कि इस मध्यकाल को हमने दो भागों में बांट दिया। एक को हम सल्तनत काल कह रहे हैं, जिसको हम टेक्निकली इंडो अफगान एरा, इंडो अफगान काल कहते हैं, और दूसरा काल मुगल काल है। ये एक्चुअली इस्लामिक व्यू है समझने का, या यूँ कहें कि कोर्ट हिस्टोरियंस या दरवाजे इतिहास लेखक जो थे उन्होंने इसकी बात की। इसके साथ साथ भारतीय राजवंश भी बहुत हैं, बड़ी संख्या में। राजपूत राजवंश तब भी थे, विजयनगर राजवंश था, गजपति राजवंश था, चोल हुआ करते थे, यादव हुआ करते थे। भारतीय राजवंशों की अपनी एक निरंतर परंपरा थी। अब यहाँ पर एक बात आती है कि सबसे पहले इस पीरियड को समझने के लिए क्या है। सबसे पहले इस पीरियड को समझने के लिए सबसे पहली बात ये आती है कि ज़्यादातर जो लेखन है वो इस्लामी इतिहास लेखन है, जिसको हम कोर्ट हिस्टोरियंस का लेखन कहते हैं। दो तरह के हिस्टोरियंस हैं। एक कोर्ट हिस्टोरियंस हैं जो दरबार में थे, जो राजाओं के, रूलर्स के, सुल्तानों के और सम्राटों के दरबार में थे, और दूसरे वो जो दरबार में नहीं थे। ज़्यादातर जो दरबार में थे वो मुस्लिम्स थे, और जो नॉन मुस्लिम्स थे वो अलग अलग परिप्रेक्ष्य में भारत के अन्य अन्य भागों में लिख रहे थे। जैसे हम महाराष्ट्र में बखर साहित्य की बात करते हैं, यहाँ राजस्थान में हम रासो साहित्य की बात करते हैं, जब हम असम जाते हैं तो वहाँ पर बखर साहित्य की बात मिलती है। इस तरह से भारत की परंपराएं भी कम नहीं थी। तो इस प्रक्रिया में हमें ये इतिहास का प्राथमिक स्रोत मिलता है, और उस स्रोत के बाद आज जब हम इस इतिहास को समझने की कोशिश करते हैं तो उसमें अलीगढ़ स्कूल्स के हिस्टोरियंस आते हैं, जिसमें मोहम्मद हबीब हैं, इरफान हबीब हैं, नुमान अहमद सिद्दीकी हैं, सतीश चंद्रा हैं, सुबीरा जायसवाल हैं, और बहुत से नाम हैं, अतर अली हैं जी। इन लोगों ने जिस प्रक्रिया में लिखा वो मध्यकाल को समझने के लिए आवश्यक है। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि क्या थी भारत की भौगोलिक पृष्ठभूमि। आप ये देखेंगे, ये भारत का एक भौगोलिक नक्शा है, भौगोलिक मैप है, जहाँ पर भौगोलिक रूप से भारत के फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि हम अब मध्यकाल की बात कर रहे हैं तो हमको दो परिप्रेक्ष्य इसके समझने पड़ेंगे। वेस्ट एशिया क्या कह रहा है और सेंट्रल एशिया क्या कह रहा है। सेंट्रल एशिया यानी हिंदू कुश को पार करके जो एरिया हुआ करता था उसको हम सेंट्रल एशिया का भाग कहा करते थे, और ये जो पार्ट था ये ट्राइबल एरियाज़ हुआ करते थे। तो चाहे हम गौर की बात करते हैं, चाहे हम गजनी की बात करते हैं, जो राजवंश और जो शासक भारत की तरफ आए उनके बारे में हम यहाँ से बात करते हैं। किस तरह से ये जो फिजिकल स्ट्रक्चर है इंडिया का, ये उनके लिए बाधक बना या साधक बना, एक पक्ष आया। दूसरी तरफ आपको मैप में दिखाई दे रहा होगा, ये जो अपर पार्ट है, ये अपर पार्ट ग्रीन एरिया जो दिखाई दे रहा है, ये फर्टाइल एरिया है, ये मैदानी क्षेत्र है। इसको हम बड़े पार्ट में अगर इंडियन सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो इसको हम कहते हैं सिंधु, सतलज, गंगा यमुना एवं ब्रह्मपुत्र का मैदान। और इतिहास गवाह है इस बात का कि दुनिया में ज़्यादातर संघर्ष अच्छी भूमि के लिए हुए, और अच्छी भूमि नदियों के आसपास ही हुआ करती थी, दोआब क्षेत्र हुआ करती थी। इसीलिए पूरे सल्तनत काल और मुगल काल में आप देखेंगे कि दिल्ली और ये जो यमुना, गंगा यमुना का दोआब है, इसके लिए अक्सर संघर्ष रहा, और यहाँ पर पोस्टिंग को लेकर के संघर्ष होता था आदि। जब हम इंडिया का सदर्न पार्ट देखते हैं, दक्षिणी भाग देखते हैं, तो ये यहाँ से लेकर पूरे बंगाल तक हम देखते हैं कि दो साइड से हमारे पास तीन तरफ से समुद्र है, इसलिए प्रायद्वीप कहते हैं इसको, पेनिनसुलर इंडिया कहते हैं। और इसलिए यहाँ पर ओशन या सी का जो ट्रेड था उसकी पॉसिबिलिटी बढ़ी। तो ये सारे पक्ष हैं। बीच के भाग आप देख रहे हैं, जब हम अपने राजस्थान की तरफ आते हैं तो यहाँ पर देख रहे हैं आपको येलोइश दिखाई दे रहा है, ये डेजर्ट एरियाज़ हैं या प्लेट्यू एरियाज़ हैं, पठारी क्षेत्र हैं। और ये आप पूरे दक्कन के पठार से लेकर के और अप टू बुंदेलखंड के पठार तक ये पठारी क्षेत्र हैं। तो ये एग्रीकल्चर के हिसाब से उतने महत्वपूर्ण नहीं हैं जितने दोआब, पंजाब का दोआब, यूपी, बिहार, ये महत्वपूर्ण थे। इस प्रकार से ये इसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य था। अब हम इसी संदर्भ में उस वक्त जब यहाँ पर इस्लाम का आगमन हो रहा था, इस्लाम का आगमन हम तीन रूपों में देखते हैं पूरे भारत के इतिहास में।
इस्लाम का आगमन 3 रूपों में इस रूप में है कि पहले तो 8वीं शताब्दी में लगभग 711-12 में अरब लोग आते हैं और वो यहाँ पर इस्लाम को प्रोपगेट करते हैं, फैलाते हैं। दूसरा पक्ष आता है जब मध्य एशिया की तरफ से टर्क्स आए, तुर्की आए, तुर्कों का आगमन, उनके साथ साथ बाद में अफगान भी आते हैं। और तीसरा पार्ट जो है वो सूफियों के रूप में हमारे देश में आया। ज़्यादातर जो सूफ़ी आए, खास करके चिश्ती सूफ़ी, उन्होंने भी हमारे यहाँ पर इस्लाम का भारत में प्रसार किया। लेकिन इससे पहले इस वक्त भारत की जो तस्वीर थी, ये जो राजनीतिक सांस्कृतिक तस्वीर है, वो हमें इस रूप में दिखाई दे रही है। ये गुर्जर प्रतिहार हैं। गुर्जर प्रतिहारों का लगभग उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर नियंत्रण हुआ करता था। कन्नौज उनकी राजधानी थी। दूसरा भाग हम देखते हैं कि पाल, ये बंगाल का क्षेत्र है, बंगाल, उड़ीसा, बिहार और थोड़ा सा आंध्रा का क्षेत्र, इसमें लगभग ये पाल हुआ करते थे। राजपूत ये लगभग दक्कन के क्षेत्र में थे और इसके अलावा बहुत से राजपूत राजवंश थे। तो भारत में सामंतवादी प्रवृत्तियों के कारण से एक मल्टी स्टेट सिस्टम था। अब यहाँ पर ये बात समझने की है कि इसको क्यों प्राचीन कह रहे हैं, और अब जब इस्लाम का आगमन होगा और उसके बाद एक नई व्यवस्था शुरू होगी, इसको मध्यकाल क्यों कह रहे हैं, मध्यकाल से आशय क्या है। तो मध्यकाल काल जो विभाजन है वो सदैव राजनीतिक संस्थाओं, आर्थिक संस्थाओं और सामाजिक संस्थाओं के माध्यम से काम करता है। इस कारण से जब हम देखते हैं कि मध्यकाल में आकर के नई नई व्यवस्थाओं का उदय होता है, जैसे सल्तनत शब्दावली का प्रयोग है, सुल्तान शब्दावली है, मनसबदारी है, इजारेदारी है, या यूँ कहें कि इक्तेदारी है, ये जितने नए सिस्टम थे वो नए सिस्टम इस काल में आए। ये सिस्टम प्राचीन काल में नहीं है, इसलिए इस काल का नाम हमने मध्यकाल किया है और मध्यकाल आजकल इसका सर्वमान्य नाम है। इस प्रक्रिया में ये अफ़गानिस्तान की तरफ से या मध्य एशिया की तरफ से, ये आप देख रहे हैं, ये इंडिया यहाँ पर है, यहाँ दिल्ली है इस जगह पर, और ये इंडिया की आज की बाउंड्री है, ये पाकिस्तान है, ये अफ़गानिस्तान है। ये इसका फिजिकल मैप है, 3D मैप है। इस 3D मैप में हम देखते हैं कि ज़्यादातर जो आने वाला, आप सब लोगों ने सुना होगा, बाबर उज़्बेक था, बाबर उज़्बेक था। उज़्बेकिस्तान देखिए यहाँ है, और यहाँ से काबुल आया हो। जब हम तुजु के बाबरी की बात करते हैं तो वो बहुत सारे भौगोलिक विवरण देता है। दरअसल इतिहास भूगोल से बिल्कुल अलग नहीं है। इतिहास भूगोल के अकॉर्डिंग चलता है, उसके साथ चलता है, और उसके भौगोलिक कारक इतिहास की घटनाओं को प्रभावित करते हैं। तो ये आप अफ़गानिस्तान एक ऐसा कार्य क्षेत्र बनता है जहाँ से इंडिया के लिए एंट्री होती थी, इसीलिए इन एरियाज़ को काबुल, कंधार और गजनी, इनको हमारा जोग्राफिकल साइंटिफिक फ्रंटियर भी बोलते हैं। और इसी क्रम में आप देख रहे हैं, ये हेरात है, ये काबुल है, कंधार है, और यहाँ गौर है। तो गजनी, गौर, दो नाम सामने आएंगे। गजनी से गजनवी, महमूद गजनवी, जो टर्किश के आक्रमण हुए, और गौर से मोहम्मद गौरी, जो गौर यानी पाकिस्तान, वो इंडिया की तरफ आया। ये दो व्यक्ति हैं जो उत्तर भारत में तुर्की संस्कृति लाने वाले हैं। जबकि जब हम पश्चिम एशिया की बात करते हैं तो पश्चिम एशिया से हमारे यहाँ पर सिंध में जो अरबों का मुस्लिम आक्रमण होता है 711-12 का, बैटल ऑफ ब्राह्मणाबाद का युद्ध या राउर का युद्ध, जिसमें सिंध का राजा दाहिर पराजित होता है और भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार इस्लामिक संस्कृति का प्रवेश होता है। लेकिन मुख्य रूप से 12वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में जो टर्किश कल्चर है या तुर्क संस्कृति है, उसका भारत में प्रवेश होता है। इस आधार पर जब नए राज्य सल्तनत की बात आई, यहाँ पर ये बात समझने की है कि इस्लाम में सर्वोच्च अल्लाह को माना गया है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूल अल्लाह, सबसे बड़ा अल्लाह है। उसके उपरांत जो नेक्स्ट पद है वो पैगंबर का आता है, यानी कि मोहम्मद साहब का आता है। और तीसरा पद आता था खलीफा का, इंग्लिश में कैलिफ बोलते हैं, कैलिफ का तीसरा पद आता था। इसलिए राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये था कि कोई मुस्लिम व्यक्ति अगर कोई शासन स्थापित करता है तो उसको सल्तनत तभी कहा जाएगा और उस व्यक्ति को सुल्तान तभी कहा जाएगा जब वो कैलिफ से मान्यता पत्र प्राप्त करे, जिसे एक तरह का वो सर्टिफिकेशन था, और उस व्यक्ति को सुल्तान का दर्जा मिल जाता था। जैसे भारत में इल्तुतमिश को मिला, इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का पहला सुल्तान कह दिया गया। इस प्रकार से हम इसकी ज्योग्राफिकल स्थितियों को देखते हैं कि कैसे वो लोग एंटर करते हैं। अब जरा ये देखने के लिए भी देखें कि इस्लाम, जिसको आज की दुनिया में हम इस्लामिक दुनिया कह रहे हैं, इस इस्लामिक दुनिया में इस्लाम का उदय अरबी प्रायद्वीप में हुआ था।
ये जो जेरूसलम और ये पास का एरिया हम देख रहे हैं, जॉर्डन है, इजराइल है, फिलिस्तीन है, यहाँ पर 3 धर्मों का उदय हुआ और विकास हुआ। एक को हम ज्यू कहते हैं यानी कि यहूदी, एक को हम क्रिश्चियनिटी कहते हैं यानी कि ईसाईयत, और एक को हम इस्लाम कहते हैं। ये इस्लाम जब इसका उदय हुआ 7वीं शताब्दी में, मोहम्मद साहब इसके मुख्य प्रणेता बने, वो इसके पैगंबर बने। और उसके साथ साथ क्योंकि ये धर्म एक मिशनरी धर्म था, धर्म न कह करके मैं रिलीजन बोलूँ तो ज़्यादा बेहतर शब्द है, रिलीजन एक मिशनरी रिलीजन था, इसलिए 622 में हिजरा होने के बाद लगभग 100 से 150 साल के बीच में इस्लाम ने अपने को यहाँ से लेकर के और यहाँ तक फैला दिया। इतना बड़े एरिया में इस्लाम आ गया, यानी भारत में भी ये 711-12 में सिंध में आ चुका था और यहाँ स्पेन में, इस दक्षिणी स्पेन वाले भाग में ये स्थापित हो चुका था। तो इस प्रकार से जो इस्लाम की जो एक तरह से मिशनरी एक्टिविटी थी, साम्राज्य विस्तार की मिशनरी एक्टिविटी, या फिर एक तरह से यूँ कहें कि धर्म को फैलाने की एक प्रवृत्ति और राज्य स्थापित करने की, तो एक बात यहाँ पर ये आती है। इसी बात को थोड़ा सा मैं क्लोजली देखूँ, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैप बिल्कुल क्लियर है। ये सऊदी अरेबिया आज का है, बेसिकली इसको अरब प्रायद्वीप है ये, और ये जॉर्डन है, गाजा स्ट्रिप है, वेस्ट बैंक है, लेबनान है। तो इस वाले इलाके में यहाँ पर इन धर्मों का उदय होता है। और यहाँ मक्का से मदीना की जो यात्रा है 622 में जो उन्होंने की, जिसे हम हिजरा या हिजरत कहते हैं, जिसको बाद में उस्मान ने जिसको एक कैलेंडर के रूप में डेवलप कर दिया, हिजरी कैलेंडर जिसको बोला गया, और उसके आधार पर इस्लामिक इतिहास लिखा जाने लगा। आज की डेट में ये सारे जितने देश आपको दिखाई दे रहे हैं, ये इस्लामिक या मुस्लिम देश हैं। जब हम इस्लाम में प्रॉफिट्स की बात करते हैं, तो अभी मैंने बताया कि धर्म तीनों धर्म यहीं से इनका उद्भव हुआ। तो सबसे पहले हम एडम का नाम पाते हैं। अब्राहम एक ऐसा व्यक्तित्व है जिसने ज्यूइज्म को भी शुरू किया और जिसमें क्रिश्चियनिटी और इस्लाम की जड़ें भी हैं। ये देखिए, लास्ट हम मोहम्मद तक आते हैं, उससे पहले जीसस, और वहाँ हम एडम, नोहा और अब्राहम से चलते हैं। ये अब्राहम आज से लगभग 4000 साल पुराने हैं, जब इंडिया में वैदिक संस्कृति चल रही थी, या यूँ कहें कि सिंधु काल चल रहा था, लगभग 4000 ईसा पूर्व, तो 4000 साल पूर्व। तो यहाँ से ये प्रॉफिट्स हैं, यानी ईश्वर के संदेशवाहक। ये मोहम्मद साहब हैं और ये कुरान है। कुरान कैरान शब्द से कुरान बना है। इसका मतलब होता है उच्चारण करना या किसी तरह से सुमिरन करना। कैरान शब्द से कुरान शब्द निकला है, और इसके आधार पर हमने बहुत से शब्दावलियाँ डेवलप की, जिसको हम एक तो शरीयत कह देते हैं। शरीयत एक तरह की आचरण संहिता होती है। हम जब मध्यकालीन इतिहास को पढ़ेंगे तो वहाँ पे कई जगह इस तरह की शब्दावली का प्रयोग आएगा, शरीयत का नाम आएगा। शरीयत एक तरह का आचरण शास्त्र है, नियमावली है। इसी तरह से एक आएगा जिहाद। ये खूब शब्द इस्तेमाल होगा मध्यकालीन भारत में। जिहाद का मतलब क्या होता है? जिहाद मूल रूप से 2 तरह के जिहाद होते हैं। जिहाद का मतलब होता है एफर्ट्स करना। जुहद से जिहाद बना है, जुहद अरबी शब्द है, उससे जिहाद बना है। और इसलिए इस्लाम में 2 तरह के जिहाद को कुरान में एक्सप्लेन किया जाता है। एक को बड़ा जिहाद कहते हैं, एक को छोटा जिहाद कहते हैं। तो बड़ा जिहाद जो होता है वो अपने भीतर अंतरात्मा को जीतना जिहाद है। आजकल उसकी मिस इंटरप्रिटेशन होती है और इस कारण से इस्लाम उसमें बदनाम होता है। तो ये यहाँ पर कुरान का इंटरप्रिटेशन है। ये हिजरा मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ये इस्लाम के 5 सिद्धांत हैं, जिनको हम 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम कहते हैं। और इस्लाम के इन 5 सिद्धांतों के आधार पर आप सब ने सुना है कि कुरान में ईश्वर में, अल्लाह में विश्वास करना है, फास्टिंग है, या फिर नमाज अदा करने के 5-6 जो रोज़ के 5 बार की नमाज है। ये सब हम 5 स्तंभों की बात करते हैं। इसकी हम डिटेल में चर्चा अलग से करेंगे, अभी तो जस्ट हम इसका इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। ये सारे इसके इंट्रोडक्शन है। अब इस्लाम में एक प्रक्रिया और आई, एक बात और आई, जो कि अक्सर इतिहास में आगे आएगी। शिया सुन्नी विवाद क्या है? शिया सुन्नी बेसिकली बोल दिया जाता है कि जो सुन्नी हैं वो मोहम्मद साहब के कट्टर फॉलोवर थे, जबकि जो शिया हैं वो मोहम्मद साहब के परिवार के लोग थे। इस कारण से जब मोहम्मद साहब की डेथ हुई तो उनकी मृत्यु के बाद उनके उत्तराधिकारी का विवाद आया। तो मूल रूप से इस्लाम बदवी संस्कृति पर आधारित था। बद्दू एक जनजाति है, बदाई उसको बोलते हैं, और उस जनजाति की परंपराएं भी इस्लाम में आई हैं। अंततः ये हुआ कि 2 फिरके
दो समूह इस्लाम में सामने डेवलप हुए। एक को हम शिया कहते हैं और एक को सुन्नी कहते हैं। इन सब की डिटेल में और चर्चा करेंगे। शिया सुन्नी विवाद आज वर्तमान में पूरे दुनिया की स्थिति ये है, ये दुनिया के पूरे इस्लामिक देश हैं, ये पूरी दुनिया के इस्लामिक देश हैं और इनमें से आप ये देख सकते हैं कि अरब का एक छोटा सा भाग, इधर हम ईरान का भाग देखते हैं, यहाँ सेंट्रल एशिया का भाग, यहाँ पर शिया हैं। करीब करीब इस दुनिया में 10 से लेकर 11% शिया हैं। बाकी आप देख रहे हैं पूरी दुनिया, इस्लामिक दुनिया सुन्नी है। भारत में भी दिखाई तो आपको ये दे रहा है कि सारे सुन्नी हैं, लेकिन कुछ पार्ट, ये अवध का एरिया, यूपी का कुछ एरिया, यहाँ पर शिया आज भी है। ये इसका जोग्राफिकल इंटरप्रिटेशन है। भारत में जब हम बात करते हैं, जो क्वेश्चंस आने वाली प्रक्रिया है वो ये आप देख रहे हैं, ये इस्लाम का फैलाव है। ये स्पेन में 711-12 में इस्लाम आ गया, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है। इसी तरह से यहाँ भारत आता है इस साइड में, यहाँ पर भी 711-12 में सिंध में इस्लाम आ जाता है और इस प्रकार से इस्लाम का प्रसार होता हुआ दिखाई देता है। इस पीरियड में दो तरह के राजवंश डेवलप होते हैं, एक को हम उमैया राजवंश कहते हैं और एक को हम अब्बासी राजवंश कहते हैं। ये दो राजवंश हैं जिन्होंने मध्यकाल में पश्चिम एशिया में प्रशासन, राजनीति, राज व्यवस्था और एक संस्कृति का विकास किया, जिसने बाद में भारत को भी प्रभावित किया। भारत में चाहे हम टर्क्स को देखें, चाहे अफगान को देखें, चाहे बाद में मुग़ल को देखें, इन सब पर इन अब्बासी खलीफाओं की जो परंपराएं थी उनका प्रभाव पड़ा था। अब जब भारत में आते हैं, जैसा कि मैंने इसके 3 पार्ट्स कर दिए थे, तो भारत में इस्लामी शासन वैसे प्योरली कभी स्थापित नहीं हुआ, क्योंकि हम शासन के 2 प्रकार इस्लाम के दृष्टिकोण से देखते हैं। एक को हम दारुल हर्ब कहते हैं, एक को हम दारुल इस्लाम कहते हैं। जो दारुल हर्ब है अर्थात वो इस्लाम का शासन है, जो कि भारत में कभी नहीं हुआ, क्योंकि शरीयत के अनुसार भारत में राज्य कभी स्थापित नहीं हो पाया। यहाँ तक कि औरंगजेब और फिरोज तुगलक जैसे लोग भी भारत में ये शासन स्थापित नहीं कर पाए। लेकिन भारत में जो शासन हुआ उसके लिए हम नियमों के लिए कहते हैं, यहाँ शरीयत का शासन नहीं था, अपितु यहाँ जबावित का शासन था। जबावित एक प्रकार के धर्मनिरपेक्ष या राजकीय कानून होते हैं, वो भारत में प्रचलन में रहे। स्वयं जियाउद्दीन बरनी तारीख फिरोजशाही में और अपने कुछ और ग्रंथों में, फतवा जहांदारी में लिखता है, चर्चा करता है कि भारत में बहुसंख्यक जनता जो है ये गैर मुस्लिम है और यहाँ पर हम शरीयत के माध्यम से शासन नहीं कर सकते, इसलिए वो जबावित नियमों की बात करता है। जब भारतीय परिप्रेक्ष्य की बात करते हैं तो यहाँ पर 2 टर्क्स इन्वेडर्स हैं, 2 तुर्की आक्रांता हैं जो भारत में प्रवेश करते हैं। एक को महमूद गजनवी कहते हैं, एक को मोहम्मद गोरी कहते हैं। ये जो दोनों नाम आप देख रहे हैं, एक ऐबक है और एक इल्तुतमिश है, ये महमूद गजनवी के बाद में जो आया मोहम्मद गोरी, उसके अनुयायी थे या उसके ममलूक थे, दास थे। ममलूक एक शब्दावली है, ममलूक कहते हैं उन दासों के लिए जो सैनिक पर्पस से इस्तेमाल किए जाते हैं, उनको ममलूक कहा जाता था। तो ऐबक भी आपने सुना होगा कि जो मोहम्मद गोरी था, मोहम्मद गोरी भारत में आया, उसने यहाँ पे तराइन के 2 युद्ध लड़े, माउंट आबू में युद्ध लड़ा, बहुत से युद्ध वो हारा, अंत में वो जीत गया और उसने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और तराइन के युद्ध के बाद उसने दिल्ली में अपनी सत्ता स्थापित की। लेकिन उसके बारे में कहा जाता है कि उसके जो दास थे उसको बहुत प्रिय थे और वो खुद भी कहता था कि दुनिया के तो 2-4 बेटे होते होंगे, मेरे 1000 बेटे हैं। और उसी में से एक व्यक्ति था कुतुबुद्दीन ऐबक। इसलिए कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली और उसके आसपास के एरिया का उसने अपना प्रतिनिधि बनाया। इस प्रतिनिधि बनाने के क्रम में कुतुबुद्दीन ऐबक यहाँ का एक तरह का डिप्टी या सिपह सलार या रूलर बन गया। ध्यान रखिएगा, सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की है, क्योंकि सुल्तान की उपाधि इसको मिल नहीं सकती थी। ये दास भी था और ये इंडिपेंडेंट रूलर नहीं था। इसका जो उत्तराधिकारी आया, जिसको हम इल्तुतमिश कह रहे हैं, ये इल्तुतमिश इस ऐबक का दास था और इसी के द्वारा दिल्ली सल्तनत की मूल रूप से स्थापना की गई। मूल रूप से दिल्ली सल्तनत की स्थापना की गई। इसे ही खलीफा से जो खिल्लत है यानी मान्यता पत्र है, वो मान्यता पत्र प्राप्त हुआ। इसी क्रम में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो राजवंश आते हैं, 5 राजवंश दिल्ली सल्तनत के आते हैं। सबसे पहला राजवंश हम ममलूक राजवंश या दास वंश को कहते हैं। उसके उपरांत हम खिलजी राजवंश को देखते हैं
उसके उपरांत हम तुगलक राजवंश को देखते हैं, फिर सैयद को देखते हैं और लास्ट में लोधीज को देखते हैं। 5 राजवंश हैं। उसके अलावा क्षेत्रीय राजवंशों की तो लाइन लगी हुई है। बहुत पूरे भारत में क्षेत्रीय राजवंश थे, खास करके 15वीं-16वीं शताब्दी में, क्योंकि सल्तनत का टाइम हम लगभग 1200 से लेकर 1526 तक का मान रहे हैं। इसलिए इस पीरियड में ये राजवंश यहाँ पर मुख्य रूप से सत्ता में रहे। इनकी राज्य करने की प्रकृति जो थी वो परंपरागत भारतीय प्रणालियों से भिन्न थी। परंपरागत भारत में क्या था, यानी राजपूतों के पीरियड में यहाँ पर सामंतवाद था, जिसको हम राजपूती सामंतवाद कहते हैं, जो क्लैन सिस्टम पर बेस्ड होता था, जो भाई भतीजावाद पर आधारित था। लेकिन जब इस्लाम यहाँ पर आया, ये टर्क्स यहाँ पर आए, तो इन्होंने सेंट्रलाइजेशन का प्रोसेस शुरू कर दिया। वो सेंट्रलाइजेशन हुआ, इसलिए भारत में एक नए तरह की तकनीक शुरू हुई, नए तरह की राज व्यवस्था शुरू हुई। क्योंकि ये लोग इस्लाम से प्रेरित थे, क्योंकि ये लोग शरीयत के सिद्धांतों से प्रेरित थे, इसलिए इन्होंने नए प्रकार के राज्य की स्थापना की और उसी तरह से नई प्रकार की सैन्य व्यवस्था की स्थापना की, जिसको हम तुर्क मंगोल पैटर्न कहते हैं। जब हम एक मंगोल साम्राज्य की बात करते हैं तो मंगोल साम्राज्य एक नई धारा के रूप में आता है। ये आप देख सकते हैं, आपके सामने एक इंडिया का मैप है। ये दिल्ली सल्तनत का प्रभावित क्षेत्र है। ऐसा नहीं कि पूरा का पूरा दिल्ली सल्तनत रहा हो। दिल्ली सल्तनत की सीमाएं समय समय पर कम ज़्यादा होती रही और अक्सर कई बार ये हुआ कि ये केवल दिल्ली तक ही सीमित रह गया। तैमूर के टाइम पे ये दिल्ली तक सीमित था, इसलिए ये इसका प्रभाव क्षेत्र रहा, ये बात तो सच है। लेकिन इनका इफेक्टिव शासन जब हम महमूद तुगलक की बात तुगलकों की बात करते हैं, मोहम्मद तुगलक की बात करते हैं, उसके समय में तो भारत का में इनका तुर्कों का शासन सबसे लंबा हो चुका था, सबसे बृहत हो चुका था, लेकिन प्रभावी क्षेत्र तब भी कम था। ये आज के हिसाब से मैप्स में है। ये आप मैप्स देख सकते हैं। ये इल्तुतमिश का मैप है, जब उसने उत्तर भारत पर अपना प्रभाव क्षेत्र बनाया। लेकिन ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये मोटे तौर पर है। ऐसा नहीं है कि इस पूरे भाग को इसने पूरी तरह से नियंत्रण स्थापित कर लिया हो। और इसी व्यक्ति ने एक चीज़ शुरू की थी जिसको हम इक्तेदारी कहते हैं। इक्तेदारी एक प्रकार का सैनिक टर्म था, प्रशासनिक टर्म था, जो कि जिसमें एक लैंड असाइनमेंट, भूमि दी जाती थी और उसके बदले प्रशासन करने का दायित्व उस व्यक्ति को दिया जाता था। उसे इक्तेदार कहा जाता था और उस भूमि को इक्ता कहा जाता था। लेकिन साथ में ये भी था कि उसकी पार्ट रेवेन्यू का, राजस्व का एक भाग इन्हें केंद्र को देना पड़ेगा, इल्तुतमिश को देना पड़ेगा, सुल्तान को देना पड़ेगा। इस तरह से इन्होंने केंद्रीकरण की प्रवृत्ति को डेवलप किया। अब इनके साथ साथ और क्या स्थितियाँ आती हैं। एक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति है जिसको समझने की कोशिश करें, जिसके अंतर्गत हम देखते हैं कि दिल्ली सल्तनत प्रभावित हुआ और बाद में इसी के आधार पर, इसी अंतर्राष्ट्रीय धारा के आधार पर मुगल हिंदुस्तान में आते हैं, भारत में आते हैं। वो इस रूप में है। यह आप एशिया का मैप देख रहे हैं, 1 बाय 1 आप देख सकते हैं। आपके सामने एशिया का मैप है। ये एशिया वाले भाग में जहाँ एरिया आपको दिखाई दे रहा है, मंगोल एम्पायर दिखाई दे रहा है आपको। आप देख रहे होंगे कि यह सबसे बड़ा एम्पायर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ख्वारिज्म साम्राज्य है। दिल्ली सल्तनत देखिए इसके सामने कितना छोटा है। और इन मंगोलों के लिए बारे में कहा जाता है, उन लोगों ने एक बहुत बड़े भाग में अपना साम्राज्य स्थापित किया और यहाँ कैस्पियन सागर तक इनका क्षेत्र था। कहते हैं कि अरब तक भी ये लोग गए थे। इसी क्रम में ये इंडिया की तरफ आए और इंडिया में जो मंगोल्स आए वो बिल्कुल एक इन्वेडर्स के रूप में आते थे, आक्रांता के रूप में आते थे। तो इन्होंने इल्तुतमिश के समय में आना शुरू किया। इल्तुतमिश ने इनको नज़रअंदाज किया, इनसे आइसोलेट करने की खुद को कोशिश की और इसीलिए उसके नीति के लिए कहा जाता था कि इसे पृथकतावादी नीति, सेपरेटिस्ट पॉलिसी है। मंगोलों के संदर्भ में लड़ा नहीं कभी हो, न उनसे कोई दुश्मनी ली। जब हम बलबन के टाइम में आते हैं तो बलबन ने, ये जो रावी का बॉर्डर है हमारे यहाँ पर भारत पाकिस्तान में, नदियों का जो बॉर्डर है, इसके किनारे उसने अपने राज्य को वहाँ पर अपनी सेनाएं तैनात की ताकि डिफेंसिव व्यू उसका बना रहे। तो बलबन की नीति सुरक्षात्मक नीति रही। और अलाउद्दीन खिलजी के समय ये दिल्ली तक आ गया, इसलिए अटैक करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। अलाउद्दीन ने स्वयं एक सीरी नाम का किला जो आज भी दिल्ली में है, उस किले की स्थापना की और अटैक की फॉर्मेट उन्होंने दिया अपनी सेना को और अपनी राजनीति को। तो इस प्रकार से हमें मध्यकाल में सल्तनत काल का परिदृश्य दिखाई देता है। एक बात और आती है, हम इसको क्योंकि तुर्क अफगान काल कह रहे हैं, तो सैयदों तक तो अब तुर्कों का रोल रहा, तुर्क्स ज़्यादा रहे। लेकिन जब लोधी आते हैं, लोधी मूल रूप से अफगानी थे। इनमें से कुछ लोग घोड़े के सौदागर हुआ करते थे, कुछ लोग अन्य तरह के व्यापारी थे। ये लोग जब भारत में आए तो इन्होंने ये
तुर्कों के साथ आए थे सेवकों के रूप में, तो इस्लामी स्ट्रक्चर में जो उस वक्त का स्ट्रक्चर था उसमें इनकी स्थिति कमज़ोर थी, लेकिन ये बहुत अच्छे सैनिक हुआ करते थे, बहुत अच्छे सैन्य प्रशासक हुआ करते थे। इसलिए धीरे धीरे लोदियों के समय में प्रथम अफगान साम्राज्य की स्थापना हुई, और जिसमें कि 3 शासकों को हम देखते हैं, चाहे बहलोल लोदी हो, इब्राहिम लोदी हो और सिकंदर लोदी। खास करके ये क्रम दूसरे नंबर पर सिकंदर लोदी है, लास्ट में इब्राहिम लोदी है। तो इस तरह से हम दिल्ली सल्तनत का ये मुख्य राजवंश क्षेत्र देखते हैं। इसके अलावा इस काल में हमारे पास बहुत से प्रांतीय राजवंश हैं या भारतीय राजवंश हैं। राजपूत राजवंश सारे भारतीय राजवंश थे। जब हम देवगिरी के यादवों की बात करते हैं, होयसल की बात करते हैं, पांडे की बात करते हैं, कलचुरी की बात करते हैं, गजपति की बात करते हैं और बाद के काल में अहोम की बात करते हैं, ये वो भारतीय राजवंश थे। आजकल दरअसल अभी तक क्या था कि इतिहास परंपरागत रूप से पढ़ाया जाता था, तो जो उस समय उन अंग्रेज़ों के ज़माने में लिख लिया गया उसको हमने पूरी तरह से मान लिया। दरअसल इतिहास में तथ्य और खोज की प्रक्रिया, तथ्यों को खोजने की प्रक्रिया सदैव चलती रहती है। आज हम इस बात को समझने की कोशिश करते हैं कि जो भारत का इतिहास है, ये भारत का इतिहास ऐसा नहीं है कि यहाँ केवल इसको इस्लामिक युग कह दें, इसी कारण से इसको मध्यकाल के रूप में कहा जा रहा है। अब एक बात इस पहले वाले भाग में सल्तनत काल में ये भी आती है कि यहाँ पर सांस्कृतिक रूप से भी उपलब्धियाँ सामने आने लगी। आर्किटेक्चर के क्षेत्र में, वास्तुकला के क्षेत्र में हम देखते हैं कि चाहे वो बलबन का मकबरा है, चाहे अलाई दरवाज़ा है, ये नई तरह के स्ट्रक्चर, नई तरह के आर्किटेक्चर हमको खड़े होते हुए दिखाई देते हैं। दूसरी बात ये आती है कि हम जब सूफी संस्कृति की बात करते हैं, ऐसा माना जाता है कि सूफियों ने भारत में गंगा जमनी संस्कृति को प्रोत्साहित किया। और ये गंगा जमनी संस्कृति किस तरह की थी? यानी हिंदू मुस्लिम की समन्वित संस्कृति। गंगा हमारे देश में केवल एक नदी का नाम नहीं है, गंगा हमारी संस्कृति का नाम है। इसीलिए आप लोगों ने सुना होगा और देखा होगा कि हमारे यहाँ गंगा को माँ कहा जाता है। हमारे यहाँ गंगा ही माँ नहीं है, नर्मदा मैया भी माँ है। तो नर्मदा गंगा, गोदावरी गंगा, कावेरी गंगा, तो गंगा हमारे यहाँ केवल एक भौगोलिक नाम नहीं है, ये एक सांस्कृतिक नाम है। तो गंगा जमनी संस्कृति यानी इंडो इस्लामिक संस्कृति या इस्लामी और हिंदू संस्कृति के किन किन क्षेत्रों में समन्वय हुए, आप देखेंगे कि हिंदू मुस्लिम संस्कृति के कुछ क्षेत्रों में तो समन्वय हुए, कुछ में परस्पर विरोध भी हुए और कुछ में एसिमिलेशन की प्रक्रिया भी हुई, यानी कि आत्मसातीकरण भी हुआ। इस प्रकार से हम इस पूरे परिदृश्य को, मध्यकाल के इस पूरे परिदृश्य को देखने को हमको मिलता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात और आती है जो मध्यकाल के इस भाग में शुरू होती है, वो है तारीख लेखन। परंपरागत रूप से, जैसे मैंने भी आपको इलियट एंड डाउसन का नाम लिया था, होदीवाला का नाम आता है, जिन्होंने कह दिया कि ये क्वेश्चन यूपीएससी में IAS में आया हुआ क्वेश्चन है कि क्या आप इस बात से सहमत हैं कि भारत का इतिहास तुर्कों के आगमन से शुरू होता है, उससे पहले भारत में इतिहास नहीं था। दरअसल इस्लाम में एक परंपरा थी जिसे हम तारीख लेखन कहते थे। इस तारीख लेखन का मतलब ये है कि इतिहास लिखना। अब जब टर्क्स आए, इस्लाम यहाँ पर आया, तो अपने साथ तारीख लेखन की परंपरा उन्होंने प्रारंभ की। जब हम बात करते हैं किताब की तारीख हिंद, हिंद का इतिहास, तारीख क्या है हिंद की, तो अल बरूनी ने इस किताब को लिखा और ये मान लिया गया, ये इस्लाम के स्कॉलर्स ने भी और बाद के अंग्रेज़ों ने भी इस रूप में इंटरप्रिटेशन दी कि भारत में इतिहास नहीं था। जबकि इसे हम ठीक पहले देखते हैं, 11वीं-12वीं शताब्दी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण इतिहासकार का कश्मीर से उल्लेख मिलता है, नाम है कल्लण। कल्लण की राज तरंगिणी, और राज तरंगिणी अपने आप में बहुत ही बेहतरीन इतिहास का ग्रंथ है। जब हम हर्षचरित की बात करते हैं, जब हम विक्रमादेव चरित की बात करते हैं और इवन वैदिक साहित्य की बात करते हैं जहाँ इतिहास, पुराण, शब्दावली का उल्लेख है, इसलिए आज इतिहास को पढ़ने का स्वरूप हमारा बदला है। इसलिए अब इसको हम मुस्लिम काल के बजाय मध्यकाल कहेंगे। नेक्स्ट पार्ट में हम इसका नेक्स्ट शेष भाग लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।